हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। ये वीडियो हमारा एमओटी का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ एमओ का कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड सबसे पहला जो चीज़ आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो एमओ का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब है कि जो हमारे जो उस मॉलिक्यूल में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के थ्रू हम उस इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, मान लो ये मॉलिक्यूल है दो एटम्स के बीच का, ये एक मॉलिक्यूल है A2 मान लो। इसमें किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इस तरीके से फिल करेंगे जहाँ पे एनर्जी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस मॉलिक्यूल में। सो आई होप को ये क्लियर हो गया हो कि एमओ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो हमारा वीबीटी ने जिस चीज़ को प्रूव किया है कि दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड होता है पाई बॉन्ड। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है लास्ट वीडियो में कि वीबीटी ने दो टाइप के बॉन्ड बताए हैं, बट एमओटी ने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इन्होंने हमारे एक मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल्स बताए हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि हमारे जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें खुद के इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुके होते हैं, इसीलिए हम वीबीटी को एक पॉलीसेंट्रिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये मैं होप करती हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो को ठीक से पढ़ा होगा, तभी आपको ये वीडियो को समझ में आने वाला है। अगर नहीं पढ़ा है तो काइंडली प्लीज़ इसको ख़त्म करके तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो जैसे कि मैं कह रही थी आपको कि दो टाइप के बॉन्ड हमें पता है। एमओटी में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं हमारे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो बॉन्ड होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिग्मा पाई। सिग्मा पाई मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, ये दो टाइप के हमारे बॉन्ड्स होते हैं उस मॉलिक्यूल में। तो अब इनकी हम देखते हैं कि कौन से जो बॉन्ड है ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया है तो सिग्मा बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे कम होती है। फिर पाई बॉन्ड होता है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये याद रखना कि पाई एंटी बॉन्डिंग पहले आएगा। पाई एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के। ये आपको ये याद रखना है, इसी के ही थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाओगे। ये हमारी स्टेबिलिटी की ऑर्डर आ गया। एनर्जी का ऑर्डर जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। एनर्जी में इस तरीके से साइन बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी सिग्मा स्टार की हो जाएगी, क्योंकि सबसे कम स्टेबल है, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी होने वाली है इसकी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दो टाइप के देखो मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दो टाइप के अकॉर्डिंग ही हम इनको जो एमओ का कॉन्फ़िगरेशन है इनको डिवाइड करते हैं। डिफरेंस पर छोटा सा रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो लेस देन और इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लो H2 का मॉलिक्यूल हो गया, उसमें लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। और हमारा हीलियम He2 का मॉलिक्यूल हो गया, बोरॉन 2 का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो उनके लिए अब ये कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। सबसे पहले आता है हमारा सिग्मा 1s, देन सिग्मा 1s स्टार,
एक तो ये ऑर्बिटल हो गया हमारा, पहला आप बॉन्डिंग लिखोगे फिर एंटी बॉन्डिंग लिखोगे, σ2s σ2s स्टार। अब आ जाएगा हमारा पाई 2px, ये हमारा वैसे भी बराबर होते हैं इसलिए एक एक के नीचे एक लिखते हैं, एंड 2py। अब यहाँ पे पाई आ जाने वाला है, ये देखो सिग्मा के बाद हमारा पाई आ रहा है इसीलिए ये पाई इधर लिख रहे हैं हम, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमारा आ जाएगा 2pz, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है इसलिए इनको इस एनर्जीज इक्वल होती है इसलिए इनको एक के नीचे एक लिखा गया है। फिर आ जाएगा 2pz σ2pz, एंड देन आ जाएगा पाई 2px सिग्मा, सॉरी एंटी बॉन्डिंग 2p, ये एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग होने वाले हैं, एंड देन सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग। ये जो हमारा है ना इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज्ड है, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी में भी अरेंज्ड है। सबसे कम एनर्जी इसकी है σ1s की, और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी σ1s है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल। आगे चल के जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे हम के और एंड एल का यूज़ भी करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल का ले लेते हैं। ये दो H मॉलिक्यूल मिलके हमारा H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये अग्री कर रहे हो आप लोग। यहाँ पे जो 1s ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एंड ये H2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनका ओवरलैप कर रहा है, दोनों के 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं क्योंकि दोनों में जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 1 है, तो 1s में होने वाले हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन को अब हमें इसमें फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो सबसे पहला क्या आने वाला है हमारा σ1s2 आ जाएगा। सबसे पहला आप ये ऑर्बिटल फिल करोगे, जब इधर ख़त्म हो जाएगा फिर आप एंटी बॉन्डिंग में आने वाले हो, फिर जब ये एंटी बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट आप σ2s में आओगे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा σ1s2 हो जाएगा, एंड σ1s एंटी बॉन्डिंग में तो हमारा 0 रहने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हमारा H2 मॉलिक्यूल का। अब देखो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड एंटी बॉन्डिंग तो हमारा 0 ही है, तो कोई भी एंटी बॉन्डिंग में भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है ना वो 1 आ गया। 1 का मतलब है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। तो अब एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। इसका हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि देखो H2 का मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया, अब आते हैं H2+ के मॉलिक्यूल पे। H2+ का मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, मतलब यहाँ पे अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है। H2+ में हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, σ1s 1 आ जाएगा, एंड σ1s एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, तो मतलब इसको हटा दो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा σ1s 1। यहाँ पे हमारा एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तब मैं समझाती हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम, हाफ
बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग में तो 1 है, एंटी बॉन्डिंग में तो 0 है, मतलब इसमें आ गया हमारा 0.5। बॉन्ड ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल में आ रहा है, 1/2 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर हमारा। ये सिर्फ और सिर्फ एमओटी थ्योरम ही देती है हमें, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे होल नंबर्स में ही दिखाती है बॉन्ड ऑर्डर को, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बट जो हमारे मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी है, यही एक ऐसी थ्योरी है जो कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को दिखाती है। ठीक है, यहाँ से तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब 0.5 का मतलब है कि एक हाफ कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा H और H के बीच में, मतलब H और H के बीच में जो हमारा है ये हाफ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा H2 माइनस। H2 माइनस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया हमारा, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s2 लिख लोगे एंड सिग्मा 1s, अब 1 आ जाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग में, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग में आ गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब हो गया हमारा 2 बॉन्डिंग में है एंड 1 एंटी बॉन्डिंग में है, तो फिर से इसका आ गया हमारा 1/2 मतलब 0.5। H2 माइनस एंड H2 प्लस, फिर से हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है। देखो अब एक तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको बताया है, डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। अब जैसे कि देखो जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि होने चाहिए पूरे पूरे। यहाँ पे कोई भी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या हो गया हमारा, डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया। डायामैग्नेटिक नेचर का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो मतलब ये रिपेल करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड को। ये समझ में आया, ये रिपेल करेगा। ठीक है, क्यों रिपेल कर रहा है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अब जैसे कि हमारा H2 प्लस में देख लो, यहाँ पे एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक शो करने वाला है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है ये अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा H2 माइनस, इसमें भी वही केस है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको समझ में आ गया है। अब एक देखो कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको पूछा जाए कि H2 प्लस और H2 माइनस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो हमारा पता है हमें कि बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है डायरेक्टली, कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। बट देखो इस केस में जो हमारा H2 प्लस एंड H2 माइनस है, इन दोनों में तो बॉन्ड ऑर्डर तो देखो सेम ही आ रहा है, H2 प्लस में भी 0.5 है एंड H2 माइनस में भी 0.5 है। H2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, H2 में 0.5 एंड इसमें भी 0.5, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो जब इस केस में ऐसा केस जब आ जाए ना, जब बॉन्ड ऑर्डर जब दोनों में बराबर हो, उस केस में स्टेबिलिटी कैसे निकलेगी, उस केस में हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस मॉलिक्यूल में सबसे कम होंगे तो वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 प्लस में देखो कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब H2 प्लस हमारा ज़्यादा स्टेबल हो गया H2 माइनस से, क्योंकि इसमें एक प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में। तो इस केस में अगर 2 बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, तो उस केस में अगर हमें स्टेबिलिटी निकालनी है तो उसमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड ऑर्डर नहीं देखेंगे, उसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किस में सबसे ज़्यादा कम है,
जिसमें सबसे कम होंगे वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो इस केस में हमारा H2 प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है H2 माइनस से। तो इसमें जो हमारा बनने वाला है H2 में देखो ज़ीरो, जो हमारा एंटी बॉन्डिंग है जो हमारे, तो H2 में तो देखो ज़ीरो है, H2 प्लस में भी ज़ीरो है एंड H2 माइनस में एक है। ये जो हमारा एक आया एंटी बॉन्डिंग में, इसीलिए इसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होने वाला है H2 सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है अगर, तब देखो एंटी बॉन्डिंग में तो सबसे कम हो वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो इस केस में ये हो जाएगा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया आपको वही चीज़ कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, बट अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है। ये चीज़ क्लियर है आपको? बॉन्ड लेंथ का स्टेबिलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर से रिलेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम हीलियम का। ये भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें देखो हीलियम का क्या होने वाला है, हीलियम के दो मॉलिक्यूल मिलके दो हीलियम के मॉलिक्यूल बना देंगे, He2 बनाने वाले हैं। इसका 2 इलेक्ट्रॉन एंड इसका S1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे फिल करोगे? वही ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 लिख लिया, सिग्मा 1s2 स्टार लिख लिया, ये हमारा हो गया हीलियम का, ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हाफ एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इसमें आने वाला है हमारा ज़ीरो, क्योंकि दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जब ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब कोई बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब He का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो का मतलब यही होता है कि कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक मोनो एटॉमिक बन के ही रह गया है, बट इसके जो हमारे आयंस हैं वो एग्जिस्ट करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल He2 प्लस, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर लो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? सिग्मा 1s2 में तो पूरे पूरे भरेंगे, बट जो एंटी बॉन्डिंग है इसमें एक कम हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हाफ बॉन्डिंग में 2 है एंड एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लो He2 माइनस का। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब 5 इलेक्ट्रॉन बन गया हमारा, देखो हीलियम के पास सिर्फ K शेल होती है, L शेल नहीं होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो हीलियम है उसके पास सिर्फ K शेल प्रेजेंट होती है। K शेल का मतलब ये चीज़, ये K शेल, तो मतलब हमारा मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं हीलियम में, 2 इधर कर सकते हैं, 2 इधर कर सकते हैं। अब एक हमारा बच रहा है जो कि हम इसमें फिल करते He2 माइनस में, बट L शेल तो होता ही नहीं हीलियम में, तो इसीलिए ये हम नहीं करने वाले हैं। तो इसी वजह से जो He2 माइनस है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ K शेल है हमारा। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, ये एक करते एंड नेक्स्ट हम फिल करते 2s1, ये फिल करने वाले थे हम, बट ये K शेल हो गया, ये L शेल हो गया। अब हीलियम में L शेल नहीं होता, सिर्फ K शेल होता है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा, इसीलिए एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है ये मॉलिक्यूल He2 माइनस का, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ बोरॉन में। देखो बोरॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब बोरॉन 2 है तो मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिल करना शुरू कर दो।
सबसे पहले भरो सिग्मा 1s2 में, फिर सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग में, देन भरो सिग्मा 2s2 में, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग में। दो दो चार, दो छः, दो आठ, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। ठीक है, अब आएगा सिग्मा 2pz के 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक 5 हो गए, यहाँ तक हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अगर देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं होते तो यहाँ पे ये नहीं आता, यहाँ पे कुछ और आता, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये तो क्राइटेरिया हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अब बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है, देखो ये तो हमारा 0 ही दिखाने वाला है, ये तो हमारा ऑब्वियसली पता है कैंसिल हो गया। तो इसको तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग जो है वो सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 हमेशा आएगा। तो इसको हम निगलेक्ट करते हैं, इन 2 ऑर्बिटल्स को निगलेक्ट करते हैं, सिंपली pz में जाते हैं, 2pz में जाते हैं इनको निगलेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग में तो 2 आ गया और एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ भी नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 1। मतलब बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है। अब बोरॉन में देखो हमारा पूरा कंप्लीट फील्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया डायामैग्नेटिक। ये हो गया डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये हमारा होगी बात बोरॉन की। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम कार्बन C2 की भी एनर्जी निकाल लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। तो मैं आपको बता दूं पहले कि जो C2 है हमारा वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है आपको। कार्बन का 6 होती है, तो 6 × 2 12 टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले आपके। ठीक है, अब देखो केस आता है हमारा, ये तो केस हो गया हमारा लेस देन एंड इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब केस आता है हमारा मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे उभर के आता है कि जो हमारा N2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन की तो 7 होती है एटॉमिक नंबर, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इक्वल टू वाले केस में जाएगा वो। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये इक्वल टू वाला केस मतलब जो हमारा लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ये N2 मॉलिक्यूल हमारा इस केस में काउंट होने वाला है। अब नेक्स्ट मान लो N2 माइनस है, यहाँ पे तो 15 इलेक्ट्रॉन है, अब ये किस केस में काउंट होने वाला है? ये भी हमारा इसी केस में काउंट होने वाला है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले केस में, क्योंकि ओरिजिनली तो हमारा जो ओरिजिनली तो N2 है ना, उसका आप आयन निकाल रहे हो, ओरिजिनली तो N2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो ओरिजिनली जो मॉलिक्यूल है ना, उसी के हिसाब से हम लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो अगर N2 माइनस है तो भी आप लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन से ही निकालोगे। ठीक है, तो अब जो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया के एंड ये हो गया L। देखो इतना तो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2pz, सिग्मा 2pz। पिछले केस में हमारा इसी जगह पे क्या आया था, इस केस में हमारा पाई वाला आया था। बस अब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स में ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 2pz इधर आ जाएगा एंड ये जो है हमारा पाई 2px या 2py ये इधर आने वाला है, बस इतना ही चेंज आने वाला है। तो इस केस में हमारा 2pz आ गया एंड नेक्स्ट आ जाएगा पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है, एंड देन पाई 2px पाई 2py, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग। ये हमारा फाइनली मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारा। ठीक है,
तो देखो अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा इंटरचेंज क्यों हुआ। सबसे मेन क्वेश्चन उठता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग चीज़ों में डिवीज़न क्यों है। तो देखो एक चीज़ होती है हमारी कि अगर इधर से पीरियोडिक टेबल में हम जाएं या ऊपर से नीचे जाएं, आपको पता है कि साइज़ का इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इस केस में देखो अगर हम देख रहे हैं कि जो छोटे एटम होते हैं ना, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस दैन 3.5 होती है, जो एटम छोटे होते हैं एंड स्मॉल एंड जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 से कम होती है, इस केसेस में जो हमारे 2s ऑर्बिटल हैं एंड 2p ऑर्बिटल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये क्लोज आने की वजह से जो हमारा 2s एंड 2pz ऑर्बिटल है ना, ये आपस में एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये जो हमारा 2pz है एंड ये जो 2s ऑर्बिटल है ना हमारा, ये आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एनर्जी को। इसीलिए ये हमारा जो ओरिजिनली इस पोजीशन पे था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस इंटरैक्शन को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो एकदम ही चेंज हो जाता है, मतलब स्लाइटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस इंटरैक्शन को बोलते हैं हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे एक स्टेबल बन के हमारा मॉलिक्यूल आता है। इस केस में हम मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा जो सिग्मा 2pz है ना, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होने वाली है पाई 2px एंड पाई 2p5 से, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के केस में, O2 के केस में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितनी होती है, ये होती है 3.8। और इस केस में देखो हमारा जो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 से ज़्यादा हैं। बट इस केस में हम सेम उसी तरीके से, इस केस में हम मतलब नॉर्मल एनर्जी लेवल इसको यूटिलाइज करेंगे, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला। इस केस में हम नहीं इसको इंटरचेंज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे हमारा 3.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं है, 3.8 है। तो यहाँ पे sp इंटरैक्शन है ना, इस केस में नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे नॉर्मल एनर्जी लेवल डायग्राम ही हमें मिलने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, एक टेबल याद करना, ये एक टेबल है, छोड़ो बड़ी हो जाएगी, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले लिखो यहाँ पे 14। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका बॉन्ड और आने वाला है हमारा 3। 14 से 3 याद कर लो, ठीक है। अब ऊपर ऊपर जाते जाओगे 13, तो 0.5 कम करते जाओ, 2.5 हो गया। 12 या 2.0 हो गया। 11 या 1.5 हो गया। 10 यहाँ हो गया 1.0। 10 तक लिख लो, ठीक है। यहाँ पे तो डिक्रीज़ करते जा रहे हो 0.5, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी डिक्रीज़ करते जाओगे 0.5 से, -0.5 डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ भी -0.5 डिक्रीज़ हो रहा है। 15 ले रहे हो तो 2.5 आ रहा है। 16 ले रहे हो तो 2.0 आ रहा है। 17 ले रहे हो तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। 18 ले रहे हो तो 1.0 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। देखो अगर 10 है तो 1 आ जाएगा, 18 है तो 1 आ जाएगा। देखो सिंपली आपको यही याद रखना है, मेन आपको याद रखना है 14 से 3 का रिलेशन याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो मॉलिक्यूल है ना,
तो स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चंस मैं दूँगी, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चंस को कर पाओगे। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।